समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पहली बार एक साथ संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली करने जा रहे हैं। यूपी के मेरठ में दोनों ही एक साथ होने वाली इस रैली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। साथ ही इस बात की घोषणा भी हो सकती है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मेरठ में होने वाली इस रैली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी रैली होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से कल गठबंधन की सियासत का आगाज होगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की रैली मेरठ के दबथुआ में होगी। इस रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी शिरकत करेंगे। मेरठ के दबथुआ में होने वाली इस रैली का नाम संयुक्त परिवर्तन रैली दिया गया है। इस रैली की अरसे से प्रतीक्षा की जा रही थी। समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी इसी रैली से होगा। समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन में रालोद को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका भी ऐलान कल रैली में होगा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी रैली स्थल पर मौजूद है जहां जनसभा होने जा रही है। दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। वहां आपसी विवाद में कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़के से बीच सड़क पर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान कुछ बदमाश उस पर हथौड़े और लोहे की रॉड से हमला करते दिखाई दिए, जिसका एक खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया। उसमें 3 लोगों ने उस आदमी को पकड़कर जमीन पर लेटा दिया, जिसके बाद एक ने उस पर डंडे बरसाए तो दूसरे ने उसके पैरों पर बड़े से हथौड़े से लगातार कई वार किए। इस दौरान कुछ लोगों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पिस्तौल के दम पर उन्हें भी धमकाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने दावा किया कि बदमाशों ने लड़के पर गोली भी चलाई। मैंने इशारे से उसे पूछा तो उसने बताया कि गोली चलाई है उन्होंने। बताया गया कि इन बदमाशों और लड़के का कोई पुराना झगड़ा था, जिसकी वजह से मौका पाकर उन लोगों ने हमला बोल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। आपस का डिस्प्यूट था इसका, तो जो भी जिन्होंने भी गोली चलाई उनको पकड़ लिया और बाकी जिसको एडमिट करा दिया उसका इलाज चल रहा है। इस घटना में जख्मी हुए लड़के को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। परमबीर सिंह मामले की सीबीआई जांच हो सकती। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में उनके खिलाफ चल रहे मामलों को सीबीआई को सौंपने की मांग की। अब इस मामले में अदालत 11 जनवरी को सुनवाई करेगी। तब तक कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोरोना से मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा न मिलने पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को फटकार लगाई। साथ ही राज्यों को इंसानियत की नजर से इन मामलों को देखने की सलाह दी। अब शुक्रवार को फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने यूएई की विमान कंपनी एतिहाद एयरलाइंस को एक नोटिस भेजा। इसमें कंपनी पर दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश से आए यात्रियों के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप लगा। दावा किया गया कि इस कंपनी के 2 विमान अबू धाबी से दिल्ली पहुंचे, लेकिन नियमों के मुताबिक उनमें बैठे 2% यात्रियों की कोरोना जांच नहीं की गई। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच पर्थ में नहीं खेला जाएगा। वहां लागू सख्त कोरोना नियमों की वजह से यह फैसला लिया गया। इस सीरीज का यह आखिरी मैच 14 से 18 जनवरी के बीच होगा। और बिहार से बड़ी खबर है, नीतीश सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि इसके लिए सभी दलों से राय भी ली जा रही है और उनकी कोशिश है कि इस मुद्दे पर सभी दलों की सहमति के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जाति आधारित जनगणना कैसे होगी, इसकी पूरी तैयारी सरकार करवा रही है। बिहार सरकार के मुताबिक जातिगत जनगणना से कोई छूट नहीं पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा और साथ ही जनगणना कराई जाएगी। इसके बारे में कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, सब पर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन जब तक सबकी राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे उसी मीटिंग में और उसका उसको फाइनल करेंगे, तो ऑल पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करने वाली बीएसएफ की ताकत और बढ़ गई। रेतीले इलाकों में बॉर्डर की पेट्रोलिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए बीएसएफ को खास तरह के सैंड स्कूटर दिए गए।
जिन पर सवार होकर बीएसएफ के जवान जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पेट्रोलिंग करने निकले। किस तरीके से सीमाओं की रक्षा की जाए उसका जवाब है बीएसएफ के पास, और ये है सैंड स्कूटर। बताया गया कि कई फीट रेत और गर्म हवाओं की वजह से दूसरी गाड़ियों के लिए वहां चल पाना भी मुश्किल है। ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए सैंड स्कूटर का सहारा लिया जाता है। माध्यम से हम लोग यहाँ पे व्हीकल पेट्रोलिंग अलग तरीके से कर सकते हैं। दिखने में ये स्कूटर किसी छोटी गाड़ी जैसा ही है, लेकिन ताकतवर इंजन और खास तरह के पहियों की वजह से ये रेत में भी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ सकते हैं। यही नहीं, इनकी मदद से सीमा के करीब वाले इलाकों तक भी जाया जा सकता है, जबकि पहले इन जगहों तक पहुंचने के लिए ऊंटों का सहारा लेना पड़ता था। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने भी ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी। इस हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों पर भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इन सभी ने नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का आरोप लगाया। इसी काउंसलिंग के जरिए मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला मिलता है। कंगना रनौत दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश नहीं हुई। इस समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने बताया कि कंगना ने और समय की मांग की। इससे पहले कंगना पर सिख समुदाय के कुछ लोगों ने गलत बयान देकर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि कोई निजी और कोई प्रोफेशनल कारण है जिनके चलते वो आज पेश नहीं हो पा रही है। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की वजह से पश्चिम रेलवे ने एक नई पहल की। वहां ट्रेन में मिलने वाले बेडरोल यानी कंबल, चादर और तकिए के पैकेट में बदलाव किया गया। इसे डिस्पोजेबल तकनीक से बनाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल दोबारा न किया जा सके, जिसके लिए यात्रियों को कुछ रकम खर्च करनी पड़ेगी। 7 प्रकार की चीजें जो है इस पैकेट के अंदर हैं। ट्रेनों में जिस यात्री को जरूरत होगी वह महज 150 रुपए खर्च करके खरीद सकता है। रेलवे की तरफ से बताया गया कि अभी ये व्यवस्था पश्चिम रेलवे की 4 ट्रेनों में दी जाएगी, जिसके इस्तेमाल के बाद इसको डिस्पोज ऑफ यानी कि नष्ट करने की जिम्मेदारी भी रेलवे उठाएगा। ट्रेन में अटेंडेंट को दे सकता है ताकि उसका उचित रूप से डिस्पोज से किया जा सके। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने गलियों में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक अभियान चलाया। इसके तहत वहां पुलिस वालों ने बाइकों के जरिए गलियों में पेट्रोलिंग की शुरुआत की। इस दौरान खुद जिले के डीसीपी शंकर चौधरी भी एक बाइक पर पेट्रोलिंग करने निकले। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के दिए एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने चुनावों के दौरान मुस्लिम समुदायों से नहीं बचने की अपील की। सिर्फ कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इलेक्शन आने जा रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर एसटी हसन के बयान पर निशाना साधा और लिखा, चुनाव आ रहा है, अल्लाह के वास्ते बट मत जाना। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं, यदि यही कोई बीजेपी सांसद हिंदुओं के लिए कह दे तो उसे अंग्रेजी में पोलराइजेशन और इस्लामोफोबिया के बवाल काट देते हैं। नागालैंड में हुई गोलीबारी की घटना पर नागालैंड से दिल्ली तक हंगामा शुरू हो गया। घटना में 13 आम लोगों की मौत हो गई। संसद के दोनों सदनों में हुए हंगामे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर बयान जारी किया और इसे पहचानने में हुई चूक के कारण हुआ हादसा बताया। वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक गाड़ी पर हुई गोलीबारी के बाद आसपास के लोगों ने सेना के जवानों को घेर लिया। भीड़ ने सेना की टुकड़ी पर इस कदर हमला किया कि कई जवान जख्मी हो गए और एक जवान की मौत हो गई, जिसके बाद जवानों को भीड़ पर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 7 और लोगों की जान चली गई। हालांकि संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा और गृह मंत्री के जवाब के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हुआ। गवर्नमेंट कैन नॉट justify it. Government has the responsibility. I think therefore we are raising this issue in both the houses. दूसरी तरफ नागालैंड में लोग सड़कों पर उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे और पूर्वोत्तर के राज्यों से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की मांग करने लगे। यह ऐसा कानून है जो सेना के जवानों को उनके ऑपरेशन चलाने के लिए विशेष ताकत देता है और कई तरह से कानूनी सुरक्षा भी देता है।
जिसे हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है। लेकिन 13 लोगों की मौत की घटना के बाद नागालैंड के सीएम ने भी ये मांग दोहरा दी। This is a draconian law, so it should be removed from our country. 13 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग करने वाला एक बड़ा सा बैनर लेकर भी पहुंचे। नागालैंड के मोन जिले के कई हिस्सों में लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। जो इनजस्टिस हुआ है उन लोगों के साथ, जिन लोगों को वो गोलियों के बौछार से मार दिया गया है, उन लोगों को जस्टिस मिले। दिल्ली में भी विपक्ष ने आफ्सपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब तक आफ्सपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। हालांकि नागालैंड में अब हालात काबू में हैं और कई अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ घटना की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। गृह मंत्री के संसद में दिए गए बयान के मुताबिक एक एसआईटी का गठन इस पूरी घटना की जांच के लिए किया जाएगा, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। सेना ने इस घटना की जांच अलग से करवाने का फैसला ले लिया और जांच शुरू भी कर दी गई और संसद को यह भरोसा भी दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय और नागालैंड सरकार के अधिकारियों की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ होने वाले किसी भी ऑपरेशन में नागरिकों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाए। सरकार ने घटना में मरने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फिर समन्स भेजे और बुधवार को पूछताछ में शामिल होने को कहा। एक दिन पहले जैकलीन को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि ईडी ने उनके बिना बताए देश से बाहर जाने पर रोक लगाई हुई। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला। इसके बाद मुंबई का नगर निगम बीएमसी अलर्ट हो गया और उस आदमी के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से सतर्क होकर बीएमसी ने मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीन लगाने की मुहिम तेज कर दी। जो लोग हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं और अपने आप को जो है वो वैक्सीनेट कर रहे हैं। मोबाइल वैन के जरिए अलग अलग बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर जाकर उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया था। मैक्सिमम लोगों को कवर कर सके। मार्केट एरिया रहे या जहाँ पे रीच नहीं है वैक्सीन सेंटर का। और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और ये बैठक सुबह करीब 11 बजे शुरू होगी। किसान मोर्चा की ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि ये किसानों की 5 लोगों की कमेटी बनाए जाने के बाद पहली बैठक है। किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानून वापसी के बाद आगे की मांगों के लिए सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। 4 दिसंबर को बनाई गई कमेटी में किसान नेता बलवीर राजेवाल, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले, शिवपाल कक्का और गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हैं और अभी तक इस कमेटी की सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में आज किसान मोर्चा आगे की रणनीति के लिए बैठक करेगा। केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। वो हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, जो 9 मेंबरी कमेटी है उसको भी बुला लिया गया था ताकि एक पारदर्शी बात हो जाए और उसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है। और इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए किसानों से अपने घरों को लौट जाने की अपील की। जैसा कि किसान यूनियन के नेताओं का कहना था कि कानून वापसी घर वापसी, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा दिल करके और संसद के अंदर कानून पास हो गए, तो अब किसान यूनियन के नेताओं से मेरा आग्रह है कि वो घर लौटें, क्योंकि देश की जनता है वो परेशान हो रही है। 1 साल से सड़क और रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से आवागमन में उनको परेशानी हो रही है। तो मुझे लगता है कि अब उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि कानून वापस हो गए तो अब घर लौटें। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान जवाद कमजोर पड़ गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में इसका अच्छा खासा असर दिखा। तूफान के असर की वजह से कोलकाता में भी कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और कई इलाकों में लोगों को कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन परेशानी का सामना करना पड़ा। निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को पानी में डूबी सड़कों से ही गुजरना पड़ा। कोलकाता की जो तस्वीर है इस डीप डिप्रेशन के चलते, बारिश के चलते, वो यही है। कई इलाकों में तो सड़कें ही दिखाई नहीं दी और गाड़ियां पानी के बीच से ही गुजरती नजर आईं। मुसीबतों का सामना कर रहे लोगों का गुस्सा अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों पर भी उतरा। हमारा जो भी एमएलए है वो नहीं काम करता है, वोट में जाता है, बोलता है हमको वोट दीजिए।
जवाद तूफान के असर से कोलकाता में रविवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मंगलवार को भी बारिश होने का अनुमान जताया। 370 के मुद्दे पर दिल्ली में बवाल शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीडीपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर वहां मनमानी करने का आरोप लगाया। जो ये नया कश्मीर बना रहे हैं, ये गोडसे का कश्मीर बनाया है इन्होंने। जिसके बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार किया। हमारे जो दुश्मन देश है उनके इशारों पर अगर अपनी राजनीति करते हैं तो उनके लिए कोई सरकार कोई उनके लिए जवाबदेही नहीं है। केजरीवाल सरकार की तरफ से अयोध्या तीर्थ यात्रा पर गया श्रद्धालुओं का एक जत्था वापस दिल्ली पहुंच गया। इस दौरान सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर मंत्री गोपाल राय ने उनका स्वागत किया। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 3 दिसंबर को अयोध्या गए थे। 1000 से ज्यादा माताएं बहनें बुजुर्ग सभी लोग यात्रा में गए थे और अभी सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने सियालकोट में हुई भीड़ की हिंसा पर शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने इस हिंसा में शामिल आरोपियों को बच्चा बताया और इसे जोश में हुई घटना करार दिया। 3 दिन पहले पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंका के एक नागरिक को कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। मारा गया ये श्रीलंकाई नागरिक सियालकोट की एक फैक्ट्री में अधिकारी था। इसी फैक्ट्री के कुछ कर्मचारियों ने अपने इस अधिकारी पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए ये दरिंदगी की थी। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, जज्बे में आगे काम हो गया अचानक। ब्रिटेन की प्रोफेसर सैरा गिलबर्ट ने कोरोना संकट के बीच दुनिया को फिर आगाह किया। उन्होंने आशंका जताई कि अगला वायरस और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में उन्होंने सतर्क रहते हुए बचाव पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी। सैरा गिलबर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन विभाग की प्रोफेसर हैं और वो कोरोना की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने वाली टीम में शामिल रही हैं। और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच तेलंगाना और कर्नाटक में कोरोना का विस्फोट हो गया। तेलंगाना के एक ही मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी करीमनगर के सी आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। इस निजी के मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते पहले एक कार्यक्रम हुआ था, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में छात्र एक साथ वायरस की चपेट में आ गए। उधर कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल में 101 लोगों को कोरोना हो गया, जिनमें से 90 छात्र और बाकी वहां के कर्मचारी हैं। यानी ओमिक्रॉन का खतरा तो बढ़ ही रहा है। कुछ राज्यों में कोरोना मरीज भी उतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं, जहां इसका विस्फोट सा लग रहा है। तेलंगाना के एक ही मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो करीमनगर के सी आनंद राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ते हैं। इस निजी मेडिकल कॉलेज में एक हफ्ते पहले एक कार्यक्रम हुआ था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती साफ दिखाई दी। ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहना था और न ही उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल रखा था, जिसके बाद इतनी बड़ी संख्या में छात्र एक साथ वायरस की चपेट में आ गए। बताया गया कि बीमार छात्रों में कुछ को शुरू में खांसी, सर्दी और बुखार था, जिसे मौसम का असर मानकर उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब ऐसे लक्षण वाले छात्रों की संख्या बढ़ी, तब उनका टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। लिहाजा सबको आइसोलेशन में रखा गया है। उधर कर्नाटक के चिकमंगलुरु के एक स्कूल में भी 101 लोगों को कोरोना हो गया, जिनमें 90 छात्र और बाकी वहां के कर्मचारी हैं। जबकि देश के 4 राज्यों में एंट्री करने के बाद कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दिल्ली में भी दाखिल हो गया, जिससे हड़कंप मच गया। वहां नए वेरिएंट का एक मरीज सामने आने के बाद उन सभी रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच तेज कर दी गई, जहां यात्री रोजाना बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी से रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों की कोरोना जांच में जुट गई। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए बनाए गए बूथ में यात्री बड़ी संख्या में पहुंचे और जांच के लिए अपने सैंपल दिए। इस दौरान वहां भीड़ न जुटे, इसके लिए पुलिस व्यवस्था को संभालती नजर आई। लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। लंबी कतारों में इंतजार करने के बावजूद लोग कोरोना जांच बढ़ाए जाने के समर्थन में दिखे। ये चीज जो कोरोना महामारी है, इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। ऐसा ही मंजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखा, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कोरोना जांच के लिए खास इंतजाम किए गए। दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन पर कोविड की जो जांच की जाती है, उसमें तेजी लाई गई है। दावा किया गया कि दिल्ली में अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर रोजाना करीब 800 से 1000 यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है, जिसमें पॉजिटिव पाए जाने वालों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई यात्री ओमिक्रॉन वेरिएंट के चपेट में है या नहीं। इस बीच नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट हो गई
और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे निपटने के लिए अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। यही नहीं, सीएम ने लोगों से फिर से पहले जैसी सावधानी बरतने की अपील की। देश में दिल्ली समेत अब तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई में ऑल इंडिया पैंथर सेना के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार और मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने किसी भी सभा पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद ऑल इंडिया पैंथर सेना के अध्यक्ष दीपक केदार ने वहां एक सभा की, जिसमें इस संगठन के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान किसी ने भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। सभी एक दूसरे के नजदीक खड़े रहे और ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। इस सभा के बाद वो लोग चैत्य भूमि यानी भीमराव अंबेडकर की समाधि की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि वहां पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन आगे बढ़ने की होड़ में उन लोगों ने बैरिकेड को गिराना शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच कुछ कार्यकर्ता आगे बढ़ने में कामयाब हो गए, जिनमें इस संगठन के अध्यक्ष भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने भी उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं को एक-एक कर हिरासत में ले लिया गया। यहां तक कि दीपक केदार को भी पुलिस ने पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो सीधे चैत्यभूमि पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वहां जुटी भीड़ शांत हो गई। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराकर टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। इसके साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी टीम इंडिया पहले पायदान पर पहुंच गई। और टीम इंडिया की इस जीत के हीरो वो खिलाड़ी रहे जो टीम में जगह पाने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। जयंत यादव ने न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मयंक अग्रवाल तो मैन ऑफ द मैच बन गए। मयंक अग्रवाल ने पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन बनाए, जबकि उनका बल्ला भी लंबे वक्त से खामोश था। 2019 के बाद उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया था। मैच भारतीय टीम ने चौथे दिन के पहले घंटे में ही खत्म कर दिया और न्यूजीलैंड को 372 रन से हरा दिया, जो रनों के लिहाज से किसी भी टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत का सबसे बड़ा अंतर है, जबकि भारत के लिए रनों के आधार पर मिली सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड को 2016 में 321 रन से हराया था। 1988 से भारत में न्यूजीलैंड ने कभी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, जबकि भारत में टेस्ट श्रृंखला तो क्रिकेट के इतिहास में ही न्यूजीलैंड कभी नहीं जीत पाया। भारतीय टीम इस जीत के साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई। इससे पहले रैंकिंग में नंबर 1 पर न्यूजीलैंड की टीम थी। वहीं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी टीम इंडिया पहले नंबर पर है, जबकि इसी साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली न्यूजीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर है। T20 मैचों के बाद विराट कोहली अब वनडे इंटरनेशनल मैचों की कप्तानी भी छोड़ सकते हैं। खबर है कि अब वनडे मैचों में भी विराट कोहली की कप्तानी की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई की नजर 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप पर है और इसके लिए ओडीआई टीम की कमान भी रोहित शर्मा को दी जा सकती है। विराट के T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा को ही T20 के लिए टीम का कप्तान बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बीते 24 घंटों में जोरदार बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। पूरे उत्तर भारत में तापमान में कमी से ठिठुरन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह बर्फबारी का दौर तीनों ही राज्यों में जारी रह सकता है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फ गिरी, जिससे लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला, नारकंडा और सिरमौर में मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद वहां रुक रुक कर बारिश के साथ बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बीते 24 घंटों में जोरदार बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। पूरे उत्तर भारत में तापमान में कमी से ठिठुरन बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह बर्फबारी का दौर तीनों ही राज्यों में जारी रह सकता है। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फ गिरी, जिससे लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ जगहों पर बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो गई और बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ने की खबर है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला, नारकंडा और सिरमौर में मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद वहां रुक रुक कर बारिश के साथ बर्फबारी हुई। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में हुई बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। कई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी में ही 5 से 6 इंच तक बर्फ गिर गई, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। और इसकी कुछ तस्वीरें चमोली से भी सामने आई, जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखी।
सड़कें, मकान और पेड़ पौधे बर्फ में छिप गए और शहर का नजारा कर्फ्यू की तरह दिखाई दिया, क्योंकि लगातार बर्फ पड़ने से लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल सके। बेहद जरूरी होने पर ही कुछ लोग सड़कों पर निकले, लेकिन उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। उत्तरकाशी का भी यही हाल रहा। वहां भी बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिसका सामना लोगों को करना पड़ा। बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड शुरू हो चुकी है। इन हालात में लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। अगर कोई व्यक्ति जो बाहर सो रहा है या उसको कोई रहने की जगह नहीं, तो उसके लिए रैन बसेरा या कंबलों का वितरण शुरू करें। बर्फबारी की इसी तरह की तस्वीरें बद्रीनाथ से भी सामने आई। वहां भी आसमान से बर्फ गिरने से लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी ने पर्यटकों को मनचाही सौगात दे दी और इसी के लिए जो सैलानी वहां पहुंचे थे वो खुशी से मारे झूम उठे और एक दूसरे पर बर्फ फेंककर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया। वहां भी इतनी बर्फ पड़ी कि सब कुछ उससे ढक गया। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिसकी वजह से उन पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लेकिन पर्यटकों ने इस बदले मौसम में खूब मस्ती की। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी कुछ जिलों में बर्फबारी शुरू हो गई। राजधानी शिमला में बीती रात से बारिश हो रही थी, जिसके बाद मौसम साफ हुआ, लेकिन दोपहर के बाद वहां भी बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल गए। सिरमौर जिले में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद वहां की सड़कें भी वीरान होने लगी और लोग अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश की राजगढ़ से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर दुकान खाली करने के लिए बोलने पर कुछ दबंगों ने एक आदमी को बुरी तरह से पीट दिया और बताया गया कि उस आदमी ने अपनी दुकान गिरवी रखकर उनसे पैसे लिए थे, लेकिन जब उसने पैसे लौटाकर अपनी दुकान खाली कराने की कोशिश की तो उन दबंगों ने उसे बुरी तरह से पीटा। सामने आई तस्वीरों में वो उस पर लात और मुक्के बरसाते हुए दिखाई दिए। उनमें कुछ उसे पाइप से भी पीटते रहे। हालांकि उस आदमी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या के सामने वो बेबस दिखा। वो उसे तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं गया। खबर है कि मारपीट के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। भारत के दौरे पर आए पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई, जहां प्रधानमंत्री खुद पुतिन को रिसीव करने के लिए उनकी कार तक पहुंचे। फिर कार से पुतिन के उतरते ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। फिर हाथ मिलाते हुए वो मीडिया के कैमरों की तरफ आए और तस्वीरें खिंचवाने के बाद अंदर चले गए। दोनों देशों के नजरिए से ये मुलाकात कई मायनों में अहम रही, जिसमें भारत और रूस के आपसी मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कई अहम समझौतों पर भी आखिरी मुहर लग गई। भारत और रूस के मजबूत रिश्ते के लिहाज से भी इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है और मुलाकात में जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनमें सैन्य समझौता भी रहा, जिसके तहत भारत में AK-203 राइफल का उत्पादन होगा, जिसकी फैक्ट्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में लगाई जाएगी। ये डिफेंस डील 5,100 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, जिसके तहत भारत और रूस मिलकर असॉल्ट राइफल बनाएंगे और कुल 6 लाख AK-203 राइफल बनाई जाएंगी। AK सीरीज की यह सबसे आधुनिक राइफल है। भारत के लिए यह डील इसलिए अहम है क्योंकि यह राइफल सेना के जवानों के हाथ मजबूत करेगी। अभी सेना के जवान पिछले 30 साल से इंसास राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भारत और रूस के बीच 10 साल के सैन्य तकनीकी सहयोग से जुड़े समझौते पर भी दस्तखत हुए। फिल्म अतरंगी रे का एक और गाना जारी कर दिया गया। अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष की फिल्म अतरंगी रे का दूसरा गाना भी जारी कर दिया गया। ये फिल्म क्रिसमस से एक दिन पहले ऑनलाइन रिलीज होगी। जीना है ये माना पल भर में सदियां। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान वहां बाइक पर आए 3 लोगों पर जनता दरबार वाली जगह में घुसने का आरोप लगा, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना चैंपियन बन गया। उसने भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल मैच में जर्मनी को 4-2 से हरा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की एक रैली में समाजवादी पार्टी पर एक नारे के जरिए हमला बोला और अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। मुख्यमंत्री के इस हमले का जवाब देने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए हुए गुंडे आज किसानों पे गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहे हैं, जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मामलों पर बनी संसद की समिति की गुरुवार को एक बैठक होगी, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश में दवाइयों पर रिसर्च करने वाली सरकारी संस्था ICMR के DG बलराम भार्गव समेत कई अधिकारी भी शामिल होंगे। संसद भवन में हेल्थ कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। और अफ्रीकी देश सूडान में सेना के शासन के खिलाफ फिर कई लोग सड़कों पर उतर आए। वहां सेना ने 25 अक्टूबर को तख्तापलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसके बाद से ही वहां सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। और ये तस्वीर आप पाकिस्तान के लाहौर से देख रहे हैं, जहां पर कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद क्या तस्वीर बनी आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से हाथापाई हुई और पूरा का पूरा पेशी के लिए ये कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान क्या माहौल वहां पर बन गया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान के लाहौर की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के लाहौर में कैदियों के 2 गुटों के बीच आपस में झड़प हो गई, जिसके बाद 12 कैदी वहां से फरार हो गए और बताया गया कि कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन वहां लॉकअप में उनके 2 गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस बवाल की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें कैदी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए, कुर्सियां और मेजें भी फेंकी। कैदियों ने जमकर उपद्रव किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैनात पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। कैदियों के आगे पुलिस भी लाचार नजर आई। बाद में मौके का फायदा उठाकर 12 कैदी कोर्ट के लॉकअप से फरार हो गए। इस हमले में एक पुलिस वाले को चोटें भी आई हैं। यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें सबसे अहम है एक फर्टिलाइजर प्लांट, जिसमें खाद का उत्पादन किया जाएगा। और दावा किया जा रहा है कि ये प्लांट खाद का उत्पादन करने वाला देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये है देश का सबसे बड़ा यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट। इतने बड़े प्लांट के बनने से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, यूपी के किसानों को खाद सस्ती भी मिलेगी और जल्दी भी मिलेगी। प्लांट में प्रोडक्शन पर नजर रखने के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ उस प्रोसेस में क्या पैरामीटर्स हैं, उसकी मॉनिटरिंग है और कंट्रोलिंग भी है। इसके अलावा 350 बेड और 16 ऑपरेशन थिएटर वाले एम्स अस्पताल की भी शुरुआत हो जाएगी। आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं वाला यह अस्पताल पूरे पूर्वांचल के लिए अहम साबित होगा। इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ लग चुका है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। और मुंबई के पास भिवंडी में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। वहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए और हादसे की तस्वीर वहां लगे एक CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा गया कि एक मकान के बाहर 2 लोग खड़े हैं, जिनमें एक मोटरसाइकिल वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त वहां खड़े दूसरे आदमी ने सड़क की एक तरफ इशारा करते हुए भागने की कोशिश की। जिस तरफ उस आदमी ने इशारा किया, उधर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने वहां खड़ी एक कार को टक्कर मारी, जिसके बाद कार ने तेजी से उन दोनों आदमियों को कुचल दिया। बताया गया कि ट्रक ने कई दूसरी गाड़ियों को भी टक्कर मारी और बाद में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इंडोनेशिया के लुमजंग इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां ज्वालामुखी से निकले लावे ने सारे शहर पर कब्जा जमा लिया। कुछ गांव तो पूरी तरह इससे निकले राख में समा गए, जहां रेस्क्यू के लिए कई टीमें तैनात नजर आईं, जिनके लिए ये राख एक बड़ी चुनौती साबित हुई। वहां सड़कों पर इसकी कई फीट मोटी परत जमा हो गई, जिनमें गाड़ियां फंसी नजर आईं। एक तस्वीर में तो एक ट्रक लगभग पूरी तरह इसमें डूबा नजर आया, तो वहीं घरों की सिर्फ छत ही बाहर दिखाई दी। कुछ जगहों पर इस राख से धुआं भी उठता नजर आया, जिसके बीच रेस्क्यू के लिए जुटी टीम मशक्कत करती दिखाई दी। कुदरत के इस कहर से कई लोगों की जान जाने की भी जानकारी दी गई, जिन्हें जमीन खोदकर पहले बाहर निकाला गया और फिर गाड़ियों की मदद से शमशान तक पहुंचाया गया। इस दौरान राहत और बचाव का काम अपनी पूरी रफ्तार से जारी रहा, जिसके लिए जमीन के साथ ही हवाई रास्ते से भी मदद पहुंचाई गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर बैन की मांग की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देश में क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान निशिकांत दुबे ने ये मुद्दा उठाया और क्रिप्टो करेंसी को बंद करने की मांग की। भारत और रूस ने आपसी साझेदारी बढ़ाने के लिए 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला लिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग इलाकों से चोरी की गई 13 बाइक भी बरामद की।
बिहार के सिवान में कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़का मोबाइल छीनकर भाग रहा था, जिसे लोगों ने पकड़ लिया और फिर जमकर पीटा। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस चोर को पकड़कर अपने साथ थाने ले गई। बिहार के पूर्णिया में एक अस्पताल में महिला मरीज की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। अल्मोड़ा से रामनगर आ रही एक बस ड्राइवर की सूझबूझ से खाई में गिरने से बच गई। घटना के दौरान बस का अगला टायर अचानक रोड से खाई की ओर चला गया। तभी ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस रोककर सभी यात्रियों की जान बचा ली। गुजरात के भावनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक आदमी पर सांड ने हमला कर दिया। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपने घर से बाहर आता दिखाई दिया। तभी सड़क पर खड़े एक सांड ने उसकी तरफ छलांग लगाई और अपने सींग से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। सांड का गुस्सा इस पर भी खत्म नहीं हुआ। उसने उस आदमी के पेट में अपने सींग से पकड़ बनाई और उसे पकड़कर कई मीटर तक घसीटता चला गया। गुस्से से आग बबूला सांड ने उसे अपने पैरों से रौंदना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर कुछ लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन सांड ने उसके घर वालों को भी निशाना बना लिया। उसने एक महिला को धक्का मारा तो वो भी जमीन पर जा गिरी, जिसके बाद कुछ लोगों ने आखिर में डंडे के दम पर उसे वहां से खदेड़ा। अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन किया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने भी तैयारियां तेज कर दी। उन्होंने चंडीगढ़ में अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमरिंदर ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। सारे दा मुद्दा एक है, पंजाब जितना एंड पंजाब असी जितांगे। संसद भवन परिसर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस कैंप में सांसदों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को इलाज की सुविधा मिलेगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। यूपी में आरएलडी और एसपी सभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इनमें कुछ सीटें ये दोनों दल अपनी सहयोगी पार्टियों को भी देने के लिए तैयार हो गए। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मेरठ में होने वाली दोनों दलों की रैली से एक दिन पहले ये ऐलान किया। काफी हद तक चीजें वो स्पष्ट हो चुकी हैं हमारे बीच, और जब मौका आएगा उसको सार्वजनिक करेंगे। नेपाल सरकार ने यह जानकारी दी कि उनके देश में भी 2 मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने का मुद्दा उठाया और उन पर तीखा हमला बोला। महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती, किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता। दिग्विजय सिंह के इस हमले का जवाब देने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी देरी नहीं की। कहीं तो कांटा चुभ रहा है, और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। और अफ्रीकी देश सूडान में सेना के शासन के खिलाफ फिर कई लोग सड़कों पर उतर आए। वहां सेना ने 25 अक्टूबर को तख्तापलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही वहां सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इसी कड़ी में सैकड़ों लोग फिर सड़कों पर उतर आए। लोकतंत्र बहाल करने की मांग करते हुए राजधानी खर्तूम में एक बड़ा मार्च निकाला गया, जो शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरा। इस दौरान इन लोगों ने सैनिक शासन के खिलाफ खूब नारे लगाए। हाथों में बैनर और पोस्टर पकड़े इन प्रदर्शनकारियों ने मांगे माने जाने तक आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी दी। इस मार्च में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। बताया गया कि सैनिक शासन के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान वहां हुई हिंसा में करीब 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूपी के मथुरा में जलाभिषेक की इजाजत नहीं मिलने पर अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस संगठन के लोगों ने प्रशासन ने 6 दिसंबर को मथुरा के शाही ईदगाह पर श्री कृष्ण का जलाभिषेक करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। जिसके बाद वो मथुरा न जाकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया। वहां अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन के लोगों ने एक मंच सजाया और वहां बाल गोपाल का अभिषेक किया। ये लोग मथुरा में इसकी इजाजत नहीं मिलने से नाराज दिखे। इन लोग न जाने कौन सा राइट देख लिया, कौन सा कम्युनल अगलीनेस देख लिया। इन लोगों ने जलाभिषेक के लिए 6 दिसंबर का दिन चुना। ऐसे में इस दिन मथुरा में हालात सामान्य रखने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पूरे शहर को 4 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। खासकर शाही ईदगाह के आसपास तो ऐसी व्यवस्था की गई कि परिंदा भी पर न मार पाए। मथुरा में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से पूरी सावधानी बरती। शराब कारोबार के मुद्दे पर जेडीयू के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के सांसद को घेर लिया।
बिहार के भागलपुर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल पर शराब कारोबार में शामिल होने का आरोप लगा दिया। दारू पैदा करता हो, जो अफीम का खेती करता हो, वो हमारे सांसद। इस आरोप पर आरजेडी को बैठे बिठाए नीतीश सरकार को घेरने का मौका मिल गया। हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में ही शराब की बदस्तूर आपूर्ति बिहार में जारी है। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सोनू सूद को एक और नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने का आदेश दिया गया। इससे पहले सोनू सूद पर जुहू में अपनी एक रिहायशी इमारत को बिना इजाजत होटल में बदलने का आरोप लगा था। इस मामले पर बीएमसी ने उन्हें नोटिस भेजा था, जिसके बाद सोनू ने होटल को बंद करने का भरोसा दिया था, मगर आरोप है कि उन्होंने इस होटल को बंद करने के बजाय गर्ल्स हॉस्टल में बदल दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर के योगदान को याद किया। कुछ रोज पहले महाराष्ट्र दौरे पर शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, जिस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पारा चढ़ गया और वो ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान दे बैठे। ममता बनर्जी कही क्या कहती है, पागलपन करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। कांग्रेस नेता का ये बयान टीएमसी को अखर गया और उसके सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने अधीर रंजन चौधरी को खरी खरी सुना दी। वो खुद पागल है, इसलिए वो पागल की जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान कैरन पोलार्ड ने पाकिस्तान दौरे से हटने का फैसला लिया। उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोट लगी थी, जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वेस्टइंडीज और मेजबान पाकिस्तान के बीच 13 दिसंबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। और बिहार के सिवान से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी और बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार आरोपी एक आदमी से उसका मोबाइल छीनकर भाग रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और इसी बीच कुछ लोगों ने आरोपी को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई कर दी। इस बीच कुछ लोगों ने उसे भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और काफी देर तक उसकी पिटाई करते रहे। हालांकि बाद में किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को किसी तरह भीड़ के कब्जे से निकालकर थाने ले गई। अपने इलाके के आसपास रूस और चीन की सेना की हलचल से भड़के जापान ने 9 दिन तक चलने वाली मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उत्तर में अपने जिस हिस्से में जापान अभ्यास कर रहा है, वहां समंदर के उस पार ही रूस है। यह इलाका अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले हफ्ते ही रूस ने उसके पास अपने मिसाइल सिस्टम तैनात किए। ऐसे में जापान ने भी वहां अपने दर्जनों टैंक उतार दिए। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी तेजी से दौड़ते टैंकों ने रफ्तार बनाए रखने के साथ निशानों पर इतना बारूद बरसाया कि सन्नाटे में शोर पसर गया। वैसे तो जापान की तरफ से मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें कम ही जारी की जाती हैं, लेकिन हाल ही में उसके इलाके के आसपास चीन और रूस की सेना के बढ़ते गठजोड़ ने जापान की त्योरियां चढ़ा रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने पर रोक लगा दी। यह आदेश नामांकन दाखिल करने की तारीख से ठीक एक दिन पहले आया, जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च के महीने में भी इस बात से मना किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश पर भी रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण देने से पहले एक कमीशन बनाना जरूरी है, जो इस बात का अध्ययन करेगा कि किस जाति को कितना आरक्षण मिलना है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कुल आरक्षण 50% की सीमा को लांघ तो नहीं रहा। अदालत ने कहा कि इस नियम का पालन नहीं हुआ और इसीलिए ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई। हालांकि अदालत ने दो टूक कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग चाहे तो SC/ST समुदाय की सीटों पर चुनाव करवा सकता है, लेकिन ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव अगले आदेश तक नहीं होगा।